सुखदेव पानसे, उनका आरोप था आप विधायक निधि का जो पैसा है उसमें 10% तक रिश्वत लेते हैं। क्या यह आरोप निराधार है? एक बार सुखदेव पानसे को हराया, एक बार आप उनसे हारे, और अभी वर्तमान चुनाव में आप दोनों प्रतिद्वंदी हैं। उनकी संपत्ति का अवलोकन करें, उनके आसपास के लोगों की संपत्ति का अवलोकन करें। तथा मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूं और आज भी किसान ही हूं। मेरा कोई व्यापार व्यवसाय नहीं, मेरा कोई 35 ग्राम के किसान गुस्सा थे आपसे भी और वर्तमान विधायक से भी। विगत कई वर्षों से ज्ञापन की सरकार चलती है। तो मुल्ताई को जिला बनाओ जो प्रश्न था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न आता है भीतरी घात का, आप इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं? ये चुनाव हम जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं जी। और नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वर्तमान में हमारे सामने हमारे स्टूडियो में बैठे हैं चंद्रशेखर देशमुख जी, 129 नंबर की विधानसभा मुल्ताई से बीजेपी के प्रत्याशी। आज जनता की अदालत में पूछेंगे इनसे प्रश्न, पर वही ये हमारे कार्यालय में है, अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम इनसे बात करेंगे, इनके मुद्दे सुनेंगे, जनता के प्रश्न इनसे पूछेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो मुल्ताई में ज्वलंत मुद्दा रहा, वर्तमान समय में आमरण अनशन हुए, आपकी सरकार थी, आप भले ही विधायक नहीं थे परंतु आप अभी भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुल्ताई को जिला बनाओ जो प्रश्न था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने क्या प्रयास किए, और यदि आपकी सरकार आती है और आप विधायक बनते हैं तब क्या प्रयास करेंगे? मुल्ताई को जिला बनाने के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी लोग हैं। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया था और कुछ लोगों का डेपुटेशन भी लेकर हम गए थे जी। क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक था, इसलिए विस्तृत उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई। आने वाले समय में सरकार अगर बनती है तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि मुल्ताई को जिला बनाया जाए। मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहूँगा। मुल्ताई, चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, मुल्ताई में यदि नजुल का मुद्दा देखें तो हर साल हर चुनाव में गर्माता नजर आता है। MPLRC की धारा 246 के अंतर्गत नजुल में नगरेतर क्षेत्र यानी ग्रामीण आबादी को तो उनका अधिकार दे दिया गया है, परंतु जो नगरीय क्षेत्र है मुल्ताई, वहाँ के लोग परेशान हैं, बार बार पट्टा रिन्यू कराना पड़ता है। आप इस मुद्दे पर क्या रखेंगे प्रश्न? क्या आपका योगदान रहेगा आगे? आपकी सरकार यदि आती है तो आप मुल्ताई वासियों को क्या इस नजुल से मुक्त करवाएंगे? ये मैं जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि नजुल में कुछ लोगों के पट्टे बन चुके और पट्टे बनना भी चाहिए जी, लेकिन यहाँ प्रशासनिक हेरफेर किए बगैर अपन उस मुद्दे पर नहीं पहुँच सकते। अगर मैं चुनकर आता हूँ तो यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी को पूरों को हटा दूंगा और हटाकर यह काम करूंगा कि हर व्यक्ति को पट्टा मिले। यह प्रोसेस मैं पूरी करूंगा। अगला प्रश्न रखना चाहूँगा, बीजेपी की यदि सरकार आती है, आप विधायक चुनकर मुल्ताई में आते हैं, जब कांग्रेस की सरकार आती है तब एक जो कैबिनेट का मंत्री था वो मुल्ताई को मिला, तो आपकी सरकार क्या मुल्ताई और बैतूल जिले से एक कैबिनेट का मंत्री देगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है। संगठनात्मक पार्टी है, संगठनों को लेकर चलने वाली पार्टी है जी। और ये प्रदेश स्तर का संगठन इसके लिए तय करता है कि किसको क्या बनाना है। तो अभी कुल मिला के ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी एक मंत्री देगी या नहीं देगी। अब आगे यदि इसमें बात करें, आपका चुनाव जो रहा उसको यदि हम समझे तो आपने एक बार सुखदेव पानसे को हराया, एक बार आप उनसे हारे, और अभी वर्तमान चुनाव में आप दोनों प्रतिद्वंदी हैं, दोनों कुंभी समाज से आते हैं। आपके दृष्टि में ये चुनाव किस हद का जाएगा, किस हद की जो आपकी कंपटीशन होगी वो कितनी टफ होगी? आप इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं? ये चुनाव हम जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं जी। और 2013 से 18 के बीच में जो मैंने कार्य किए हैं उसकी उपलब्धियों का परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है जी। पर उनके कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा बड़ा काम इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है जी। सिवाय विधायक निधि बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो काम किया उसकी उम्मीद के आधार पर मैं चुनाव जीतूंगा। आपने कहा आपने 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, बीच में एक बार आपका गैप आया, उस गैप में जनता का सीधा सीधा आप पर आरोप रहता है कि आप पूरी इस फील्ड से, इस विधानसभा से गायब थे। जैसे ही आपको टिकट मिली आप वापस इस फील्ड में एक्टिव हुए, तो कितना ये आरोप सत्य है
क्या इसमें सच्चाई नहीं, है? 5 वर्ष में गायब नहीं रहा, निरंतर मेरे अधूरे कामों को पूरा करते रहा और मैंने लगातार संगठनों की बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कई चिट्ठियां लिखी इस क्षेत्र के अधूरे विकास कार्यों को पूरे करने के लिए। एक प्रश्न आता है भीतरी घात का। यदि अभी कुछ दिनों की गतिविधियां देखें, मेरे पूर्व में जो मैंने नेताओं से इंटरव्यू लिए हैं उसको ध्यान में रखें, मंचों को ध्यान में रखें आपके ही स्वयं के, तो कहीं ना कहीं एक माहौल भीतरी घात का नज़र आता है। किस प्रकार से इस चुनाव में आपको भीतरी घात से नुकसान हो सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, उसका कार्यकर्ता बूथ लेवल तक के बना हुआ है जी। और जब बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता बना हुआ है तो संगठन मजबूती से काम करेगा। ऐसी शंका कुशंका की कोई बात नहीं है कि भीतरी घात होगा। आप पर सबसे बड़ा आरोप इस विधानसभा चुनाव के दौरान लगा, आपके प्रतिद्वंदी ने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने लगाया कि आप जब विधायक थे तो आपकी जो विधायक निधि थी उसमें 10% का कमीशन आप लेते थे। इस पर आप क्या अपना जवाब देना चाहेंगे? क्या आपका मत है? मेरे ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है, क्योंकि आज उस बात को 5 से 10 साल हो गए हैं, परंतु फिर भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि मैं निरंतर जनता की सेवा करते करते कृषि कार्य भी कर रहा हूँ और मेरी संपत्ति घट रही है। लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनकी संपत्ति का अवलोकन करें, उनके आसपास के लोगों की संपत्ति का अवलोकन करें। तथा मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ और आज भी किसान ही हूँ। मेरा कोई व्यापार व्यवसाय नहीं, मेरा कोई स्कूल नहीं, मेरा कोई धंधा नहीं, फिर भी आज भी किसान हूँ और इसका जवाब आज आने वाले समय में जनता जवाब देगी। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि आप जब चुनाव में पहली बार लड़े थे तब भी आप कृषक थे, वर्तमान समय में भी आप कृषक हैं और आपकी संपत्ति बढ़ने की जगह घटी ही है। श्रीमान देशमुख जी, मैं सीधे सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि किसानी मुद्दे हैं, मुल्ताई विधानसभा किसानों की है और अभी जो ज्वलंत समस्या है, मैं भी उस समस्या से जूझ रहा था। मैं उस आंदोलन को मैंने देखा, कवरेज किया। 35 ग्राम के किसान गुस्सा थे आपसे भी और वर्तमान विधायक से भी। वो कहते हैं कि नहरों में कुछ डिस्टरबेंस पैदा किए हैं, उनको पानी से वंचित रखा है। इसको पूरी तरीके से आप पारदर्शी तरीके से बताया, क्योंकि आपने गूगल पे हमने सर्च किया, सब में ज़्यादा मध्य प्रदेश में डैम बनाने वाले नेता का नाम आता है तो गूगल पे आपका। वहीं आपके क्षेत्र की जनता में ने ये संदेश कैसे निकाला कि वो परेशान है, इसके बारे में आप विस्तृत बताइए हमको। ये 35 गांव की समस्या विगत 5 सालों में कभी नहीं आई और ये आज ही ये समस्या निर्मित हुई और ये प्रायोजित समस्या है। ये प्रायोजित समस्या होने के कारण किसानों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन फिर भी 35 गांव में हमने जब सर्वे किया तो हमने पाया कि कहीं भी छोटे छोटे डैम बनाकर इन गांवों की समस्या का समाधान किया जा सकता है और कुछ एरिया जो बचा है उस एरिया से हम नहर के माध्यम से भी, अगर उसमें डैम में अगर पानी शेष रहता है तो नहर के माध्यम से भी उस एरिया को हम फेज 2 की भी कुछ चर्चाएं चल रही थी, टेक्निकल इंजीनियर से मिला था। फेज 2 वर्धा, हाँ, वर्धा फेज 2 का भी सर्वे कराने के लिए हमने शासन को लिख दिया। उसका सर्वे हो जाएगा तो 7,500 हेक्टेयर की सिंचाई उसके द्वारा हो जाएगी। तो कुछ काम में आप ये किसानों को यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रीमान का यह स्पष्ट जवाब है। मेरा भी 25 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, हम लोगों को राजनीति का भी अनुभव है। मध्य प्रदेश में अगर सब में ज़्यादा ज्ञापन दिए जाते हैं तो मुल्ताई में, तो मैं तो यह भी बोल सकता हूँ इस मंच से कि यहाँ पर विगत कई वर्षों से ज्ञापन की सरकार चलती है। ग्राम का या शहर का, नगर का हर आदमी अपनी छोटी और बड़ी समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय जाता है, ज्ञापन सौंपता है और उसकी समस्या हल होती है, नहीं होती है, पर थकता जरूर है। तो हम आपसे, क्योंकि आपकी सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से, आप 2 बार विधायक भी रहे हैं और आगे भविष्य में आप हो सकता है विधायक बने भी, तो अब आप बताइए कि ये जो ज्ञापन की सरकार है इसको कैसे तोड़ेंगे? ये ज्ञापन की प्रक्रिया जो निरंतर हमारे मुल्ताई एसडीएम कार्यालय में आ रही है, किसान की छोटी छोटी समस्याओं को लेके, बिजली नहीं है उसकी समस्या को लेके, पानी नहीं इसकी समस्या को लेके ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञापन से कोई समस्या का हल या समाधान नहीं है। प्रशासनिक मशीनरी में कसावट लाना पड़ेगा, निरंतर कई वर्षों से बसे हुए कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी लाना पड़ेगा और यहाँ पर
अच्छे अधिकारियों को लाकर लोगों के काम करने की क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा। और अगर छोटे छोटे कर्मचारी अगर लोगों के काम कर दे तो लोगों को ज्ञापन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो प्रशासनिक कसावट इस प्रकार से आप लाएंगे। अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं इन पर कई आरोप लगे, इन्होंने कई आरोपों का अभी सामना कर हमें जवाब दिया। अंतिम प्रश्न मैं इनसे रखना चाहता हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सोच समझकर उतारा है, क्यों उतारा है वो आप जनता को बताएं। आपने क्या काम किए, आप क्या काम करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप इस विधानसभा चुनाव को किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान की निरंतर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मैदान में निरंतर लोगों को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली आवास योजना, किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक किसान इस योजना का लाभ भी ले रहा है। बस किसानों को से और मजदूरों को याद दिलाने की ज़रूरत है। हम निरंतर लोगों के बीच में जाकर इस योजनाओं का प्रसार और उनको लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर प्रवास कर लोगों को सारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा भी निरंतर कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें किसानों के हित में फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि योजना और आज हम देख रहे हैं कि स्वच्छ जल पेयजल योजना भी आज ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। निरंतर इस योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन मैं 2013 से 18 के बीच में जब विधायक रहा तो निरंतर मैंने विकास के कार्य किए। हमने 32 डैम बनाए, 32 डैमों से बनाने के बाद कई एकड़ सिंचाई की गई। आज उन खेतों में, किसानों के खेतों में पानी भी जा रहा है, निरंतर किसानों को लाभ मिल रहा है। मेरा आने वाले समय में भी मैं किसानों के हित में आज बचे वाले डेमों को भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। आज 37 गाँव की एक समस्या निरंतर एक प्रायोजित समस्या थी। आज मैंने भी उसका जब सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि वर्धा 2 डैम जैसे अन्य कई डैम बन सकते हैं। इन डैमों के माध्यम से बची वाली असिंचित जमीन को हम सिंचित कर सकते हैं, उसका लाभ उन किसानों को दे सकते हैं। निरंतर हमने पाया कि इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में कई जगह स्कूल नहीं थे, लेकिन हमने हमारे मुल्ताई शहर में आज हमने केंद्रीय विद्यालय खोला गया, हमने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया। निरंतर विकास को गति देते हुए औद्योगिक क्षेत्र का भी निर्माण किया गया है। बंधुओं, आज इस ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतना सुखी संपन्न होते जा रहा है। आने वाले समय में सरकार बनने के बाद और मेरे विधायक बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेरोजगारी के क्षेत्र में मैं निरंतर प्रयास करूंगा और सिंचाई का क्षेत्र जितना अधिक बढ़ सकते बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।